हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जिसमें टॉपिक है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में भी उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। हम मेनली आज पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के ऊपर, जिसे व्यवस्थापिका कहा जाता है। सरकार का ये वो अंग है जिसे हम प्रथम अंग के नाम से जानते हैं, जिसका काम नीतियों का निर्माण करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उनमें अमेंडमेंट करना और जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करना, तथा जो है फाइनेंशियल कंट्रोल करके बजट पास करना। इस तरीके के काम इस अंग के होते हैं। ये जो अंग है, इसे सरकार का वो अंग कहते हैं जो कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल करता है। साथ साथ ये जनता का प्रतिनिधि निकाय है, क्योंकि इसमें वो व्यक्ति आते हैं जिनको हम जनता चुनकर भेजती है, इसीलिए इसको जनता का प्रतिनिधि निकाय भी कहा जाता है। इसके अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो इसको हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला होता है यूनिकैमरल यानी एक सदनीय, और दूसरा है बिकैमरल यानी द्विसदनीय। कुछ देशों में व्यवस्थापिका का एक सदन होता है और कुछ देश ऐसे हैं जिनमें व्यवस्थापिका का 2 सदन है। मैं अगर भारत की बात करूं तो हमारे यहाँ पे द्विसदनीय है, चाहे हम केंद्र की बात कर लें और चाहे राज्यों की। राज्यों में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, परंतु अगर मैं केंद्र की बात करूं यहाँ पर, तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसको संसद कहते हैं, पार्लियामेंट, और उसके 2 भाग हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा जो निचला सदन है, राज्यसभा जो उच्च सदन के नाम से है। राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है, लोकसभा जनता का प्रतिनिधि निकाय है और इसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। ये लोकप्रिय निकाय के रूप में होता है। फंक्शंस की मैं अगर बात करूं तो व्यवस्थापिका का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, नियम कानून बनाना। नियम कानून बनाती है व्यवस्थापिका, साथ ही जो पुराने नियम और कानून हैं उनमें संशोधन का कार्य भी करती है। इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ती है तो कुछ उप नियम भी बनाए जाते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो है कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। व्यवस्थापिका सरकार का वो अंग है जो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, चाहे वो प्रश्न पूछकर हो, चाहे वो प्रस्ताव लाकर हो, चाहे बहस के माध्यम से हो और चाहे बजट पारित करके हो। कार्यपालिका के ऊपर विभिन्न जो नियंत्रण के तरीके हैं उनके माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो व्यवस्थापिका के पास कुछ न्यायिक कार्य भी होते हैं, जिनके द्वारा वो अपने न्यायिक क्षेत्र के कार्यों को भी संपादित करती है। परंतु ये व्यवस्था कुछ देशों में की गई है और कुछ देशों में व्यवस्थापिका को न्यायिक कार्य नहीं दिए गए हैं। अगर मैं फोर्थ फंक्शंस की बात करूं तो वो है इलेक्शन यानी निर्वाचन का कार्य। निर्वाचन का कार्य भी व्यवस्थापिका को दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्थापिका के माध्यम से करवाया जाता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं अगर व्यवस्थापिका के कार्यों में, तो उसका काम है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करना। संविधान संशोधन का कार्य व्यवस्थापिका के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्थापिका संविधान की कुछ मुख्य धाराओं में संशोधन कर सकती है और इनमें बदलाव करने का उसे अधिकार होता है। परंतु अगर हम आज की बात करें तो व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन होता जा रहा है, जो मैंने नीचे के टॉपिक में लिया है, और वो है कि आज व्यवस्थापिका अपना महत्व धीरे धीरे कम करती जा रही है। ये महत्व कैसे कम हो रहा है हम इसको जानेंगे, और इसमें जो मेन बात है वो है कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि।
व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। और हम ये भी बात कहते हैं कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कंट्रोल करती है, परंतु अगर आज हम बात करें तो व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका का जो नियंत्रण है वो काफी हद तक कमजोर पड़ता जा रहा है। उसके कुछ कारण हैं और उनमें मेन कारण है कि कार्यपालिका जो है उसका नेतृत्व इतना प्रभावशाली है। इसके अलावा वो सारे कार्य वो करती है, कौन से कार्य जो उसको संपादित करने हैं, मेनली उनका क्रियान्वयन करना। इसके साथ साथ वो इसको नीति निर्माण के कार्य में भी मदद करती है। तो जो व्यवस्थापिका का कार्य क्षेत्र है, नीति निर्माण का कार्य, उसमें भी कार्यपालिका का इंटरफेरेंस हो गया। यानी इसका मतलब है कि आज व्यवस्थापिका अपने नीति निर्माण के कार्य के लिए कार्यपालिका पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? जैसे अगर हम बात करें कि जो नीतियों के प्रारूप होते हैं वो कौन तैयार करता है? नीतियां बनाई तो जाती हैं परंतु उनके जो प्रारूप है, उनके जो फॉर्मुलेशन है, वो तैयार करने का काम कार्यपालिका अर्थात ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जाता है। जब ये कार्य भी कार्यपालिका के पास में आ गया तो उसके पास में शक्तियां बढ़ गई और व्यवस्थापिका को जो कार्य करना चाहिए था वो कार्य जो है वो कार्यपालिका के माध्यम से किया जाने लगा। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? प्रद्यत व्यवस्थापन। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्थापिका की जो व्यवस्थापिका की जो विधि निर्माण की शक्ति थी वो कार्यपालिका के हाथों में हस्तांतरित हो गई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो वो है कि व्यवस्थापिका में जो व्यक्ति चुनकर आते हैं उनके लिए योग्यता के अंतर्गत कहीं पर भी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। इसका मतलब अगर वो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी वो केवल बहुमत के बल पर चुनकर आ सकते हैं। ऐसी अवस्था में जब उनको नीतियों और कार्यों की जानकारी नहीं होगी तो उनको ये जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य कार्यपालिका के माध्यम से किया जाएगा। कार्यपालिका उनको उन सब कार्यों से अवगत कराती है जो पुराने समय में संपादित हो चुके हैं। इसके अलावा डाटा कलेक्शन का कार्य करती है क्योंकि आजकल बिना डाटा कलेक्शन के नीतियां नहीं बन सकती। नीतियों के लिए जो भी आवश्यक सूचनाएं चाहिए, जो भी आवश्यक सूचनाएं चाहिए, जो भी आवश्यक जानकारियां चाहिए, वो सब उपलब्ध कराने का कार्य व्यवस्थापिका को कार्यपालिका के माध्यम से दिया जाता है। और इसीलिए ये कार्य है कि व्यवस्थापिका आज अपने कार्यों के लिए कार्यपालिका पर निर्भर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो है कि नेतृत्व की जो क्षमता है, लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो कार्यपालिका के पास है। और लीडरशिप एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से कार्यपालिका ने अपनी शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि की है। जैसे मैं अगर बात करूं भारत की, तो अगर हम निरंतर जो वर्ष गुजरे हैं उनका अगर अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री के माध्यम से जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो काफी हद तक बढ़ी हैं और इसके लिए व्यवस्थापिका की जो शक्तियां हैं वो कम हो गई हैं और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा बहुमत के बल पर भी कार्यपालिका अपने सारी नीतियों और कार्यक्रमों को व्यवस्थापिका से पास करवा लेती है क्योंकि जिसका शासन किसका होता है? जो बहुमत प्राप्त है। और बहुमत के बल पर ही सारी नीतियां और कार्यक्रम जो हैं वो पारित करवाए जाते हैं। 2/3 बहुमत आसानी से प्राप्त हो जाता है और कार्यपालिका अपने प्रत्येक कार्य को व्यवस्थापिका से पास करवा लेती है। इसके अंतर्गत मैं ये बात कहूंगी कि जो विपक्षी दल है उसकी आलोचनाएं केवल नाम मात्र की रह जाती हैं। अधिकार तो दिया गया उनको प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, उनको बहस का भी अधिकार है, उनको आलोचना का भी अधिकार है, परंतु उनको केवल सरकार के उन कार्यों की आलोचना करनी चाहिए जो वास्तव में गलत है। अगर वो केवल आलोचनाएं केवल इसीलिए करते रहेंगे कि हमको सरकार की जो है की चाहे बात सही है और चाहे गलत है, हमको आलोचना करनी है,
तो फिर क्या होगा कि विपक्ष अपनी भूमिका को अपने आप ही कम करता चला जाएगा। और इस दृष्टि से विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है, जिसकी कमी हमें दिखाई देती है। और जब तक विपक्ष सशक्त नहीं होगा, कार्यपालिका के अंतर्गत सत्तारूढ़ दल अपने नीतियों और कार्यक्रमों को आसानी से पास करवाता रहेगा। मूल्यांकन के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि व्यवस्थापिका के बजाय आज कार्यपालिका ज्यादा हावी होती जा रही है, मेनली उन देशों में जिनमें संसदीय शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि उन देशों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में परस्पर घनिष्ठता होती है और इसी घनिष्ठता का लाभ कार्यपालिका को मिलता है। और कार्यपालिका जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये उत्तरदायित्व केवल नाम मात्र का रह जाता है, बल्कि हम ये कहें कि व्यवस्थापिका के बजाय कार्यपालिका अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लेती है कि वो व्यवस्थापिका को भी कंट्रोल करने लगती है। धन्यवाद।